नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर हैं। आज बात हम करने वाले हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब नेहरू और गांधी परिवार का जिक्र बार बार कर रही है। नफरत चारों ओर भरी थी, धर्मांधों की भीड़ जुटी थी, एक साथ नहीं रह सकते, एक दूजे को सह नहीं सकते। भारत के दो टुकड़ों की मांग उठी थी, नारों से नार की छाती कांप उठी थी, रेलों में भर भर के जनता भाग रही थी, चारों ओर अजीब सी चीख पुकार मची थी। ये चंद अक्षरों के गुच्छे बंटवारे की वेदना, उसके दंश, उसके दर्द, उसकी टीस को बस बूंद भर बयां करते हैं। 14 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया और पाकिस्तान नाम से दुनिया के नक्शे पर एक और राष्ट्र ने जन्म लिया। देश के विभाजन ने करोड़ों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए और देश ने सदी के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों का दंश भी झेला। इस दिन हुई घटनाओं ने साउथ एशिया की जियोग्राफी और इतिहास को बदल कर रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी बार बार अपने भाषण में गांधी परिवार का जिक्र क्यों करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं उन्होंने कभी भी संविधान को नहीं। पीएम मोदी ने कहा, कप्तान अगर चाहे तो देश को आगे ले जा सकता है, कप्तान चाहे तो देश को डुबा देता है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता नेहरू जी ने बिना कैबिनेट की सहमति के ही कर लिया। पीएम ने कहा, नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। पीएम ने यह भी कहा कि नेहरू ने जो गलतियां की वो हम आज तक सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर। और नेहरू जी ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना कोई चर्चा किए उनको दे ही नहीं दिया। 63 करोड़ या 80 करोड़ रुपए भी दे दिए। कमाल है, इतनी बड़ी बात पर आपने कैबिनेट चर्चा तक नहीं की। आप संविधान की बात करते हैं। कोई भी ट्रीटी होती है तो उस पर बाकायदे चर्चा होती है, कैबिनेट से, सदन से, संसद से, कुछ नहीं। तो ये बात, और आज प्रधानमंत्री ने एक और बात बताई। एक पदाधिकारी जो उनके साथ थे, उनके सामने उन्होंने स्वीकार किया, उसने अपनी किताब में लिखा है कि लगता है जिस उद्देश्य के लिए हमने किया था वो सफल नहीं हुआ। तो काहे के लिए करते हैं आप? चीन के साथ वही, पाकिस्तान के साथ वही, सिंधु जल वही। देश के हितों के साथ समझौता करने में हमेशा अपने संसद को इग्नोर किया है। कोई भी देश पानी का जब बंटवारा करता है, दो राज्यों के बीच में होता है, देश के विदेशों के बीच में होता है, तो उसमें कैचमेंट एरिया और कंट्रीब्यूशन जितना है उसके आधार पर डिवीजन होता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की इस ट्रीटी में पानी के उपयोग जहां जितना हो रहा है उसके आधार पर बंटवारा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उस बंटवारे को पाकिस्तान के पक्ष में झुकाने के लिए पाकिस्तान को 85 करोड़ रुपए उस समय नेहरू जी ने देना स्वीकार किया। और इस सब निर्णय करने के पीछे उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह से देश की संसद को और देश के तत्कालीन कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उन्होंने देश के साथ धोखा दिया। एक लोकतांत्रिक चुनाव में अगर वो प्रधानमंत्री थे तो उनको पार्लियामेंट से इस बात को सैंक्शन लेनी चाहिए थे, कैबिनेट से लेनी चाहिए थी। और बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट के विश्वास के एक तरफा 60 में गए पाकिस्तान में और अकेले समझौता करके चले आए। 80% पानी देश में, वो नदी हमारे देश से निकलती और 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। 20% ये हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ या हमारे देश की उस उर्वरक शक्ति के साथ। तो आज हम तो बधाई देंगे प्रधानमंत्री को कि कम से कम उन्होंने इस तरह के जो एक देश के साथ त्रासदी थी उस समझौते को निरस्त किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया उस पर रजामंदी जताते हुए बीजेपी नेताओं की आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है और इस पर जरूर विश्लेषण और डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो कितना तार्किक है, कितना सत्य है। स्वागत कीजिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में आपका। जयकरण वर्मा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जयकरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुशील पांडे हैं, इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ सर मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी डिबेट के दौरान अपना जो व्यू है वो हम सबके साथ साझा करेंगे।
सबसे पहला सवाल अवधेश कुमार उपाध्याय आपसे मैं करना चाहूँगा, इतिहास में जो गलतियाँ हो गई, नेहरू जी ने जो किया सो किया, चाहे वो सिंधु जल समझौता रहा हो, देश का बंटवारा रहा हो, पीओके का मसला रहा हो, ये इतिहास की पुरानी बातें हो गई। एक दशक से आपकी भी सरकार सत्ता में है, तो जो चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं उसको बेहतर करना चाहिए। नेहरू जी का जिक्र कर कर के चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्या उससे बदल जाएगा? या नेहरू जी ने जो गलतियां कर दी उससे अब जो होना था हो गया, जो परिणति होनी थी हो गई, जो दुख तकलीफ हमें झेलनी थी हमने झेल लिया, बार बार इसका जिक्र करने से क्या होगा? अवधेश उपाध्याय बहुत सही बात कह रहे हैं आप, बार बार जिक्र करने से क्या हो। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, जिस तरह से जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी जो संविधानिक किताब लेकर चलती है लाल वाली, जगह जगह संविधान की दुहाई देती है, देश की जनता को यह पता चलना चाहिए कि जिस किताब को लेकर राहुल गांधी चलते हैं संविधान की, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं, राहुल गांधी के खानदानी लोग ही हैं। सिंधु जल समझौता जिस तरह से आज बात आ रही है सामने, किस तरह से 83 करोड़ रुपए दिए गए थे उस समय, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की मर्जी के, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मर्जी से दे दिए थे उस समय, किसी को पता तक नहीं था। भाई ऐसा क्या मजबूरी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी नेहरू साहब की जो पाकिस्तान से समझौता भी कर लिया, ऊपर से पैसे भी दिए। ये अकेला नहीं है समझौता, शिमला समझौता की बात कीजिए आप, तिब्बत समझौता की बात कीजिए आप, और पंचशील समझौते की बात कीजिए, ये सारे समझौते जो है नेहरू जी ने किए, जिसकी जो परेशानी आज तक भारत झेल रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी 1947 का बंटवारा, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने बंटवारा किया नेहरू जी ने, कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आज जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अरे वोट चोरी तो पहली बार नेहरू जी ने की थी, जब नेहरू जी के लिए एक वोट पड़ा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए अधिक वोट पड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनते नेहरू जी। तो ये बात बतानी बहुत जरूरी है देश के लोगों को, कि जो आज संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी दल के नेता हैं, इन्होंने संविधान की कितनी रक्षा की है या कितना इन्होंने अपमान किया है, ये बताना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता के पास जवाब लेने के लिए जाऊंगा। उससे पहले मेरा एक सवाल भी है जयकरण जी आपके लिए, कि नेहरू जी ने संविधान की अनदेखी की, नेहरू जी ने अपने स्वार्थ में देश को बांट दिया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जिन्ना चाहते थे कि एक नया मुल्क बने, टू नेशन थ्योरी का प्रादुर्भाव उस वक्त हुआ था। इसे कांग्रेस कैसे डिफेंड करेगी? जयकरण वर्मा। अमित जी देखिए, असली मुद्दा अभी अवधेश जी ने आपके सामने बता दिया। इस समय जो देश में जन जन के मुंह में जो एक आवाज है वोट चोरी को लेकर के, उस दिशा को मोड़ने के लिए माननीय मोदी जी ने एक नया अभियान छेड़ दिया है, नए वक्तव्य देकर के उसको पलटने की कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बात होती है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे देश के माननीय मोदी जी पंडित नेहरू का ही नाम क्यों लेते हैं? क्या आप इस देश के प्रधानमंत्री बने 1 दिन हुए, 1 साल हुए, या अभी आपको कितने समय और दिया जाए जिससे आप पंडित नेहरू के सामने ना झुकना पड़े, उनके पीछे ना झुकना पड़े? माननीय प्रधानमंत्री जी, दुख के साथ कहना पड़ता है, अब आपकी बातों पर जनता का विश्वास इसलिए उठ गया है, क्या आपने पूछा था इस देश की संस्थाओं को? जब आपने बेचने का काम किया तो किससे पूछकर आपने बेचने का काम किया? आपने जब यहाँ पर ऊंच नीच की खाई पैदा करने का काम किया, तब किससे आपने पूछने का काम किया? अभी एक आपने डिबेट सुनाई, एक बात सुनाई कि किसानों के साथ अन्याय हुआ। अरे किसानों के साथ अन्याय तो तब हुआ जब इसी सरकार ने, इसी मोदी की सरकार ने दिल्ली में बैठे हमारे हजारों किसान को शहीद कर दिया, और एक शब्द उनके पक्ष में शोक सभा भी नहीं कर पाए, वो शोक संवेदना व्यक्त भी नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी, आपके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। आज देश में आपके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल चल रहा है, उससे बचने के लिए आपको पंडित नेहरू के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं दिखता है। और पंडित नेहरू वो उतना बड़ा नाम है जितना बड़ा नाम आप रटते रटते परेशान हो जाओगे, लेकिन आप इंदिरा गांधी। ठीक है जयकरण जी, मैं अमिताभ कुमार के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और दशकों से वो लिख रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक है जयकरण जी, मैं आपके पास आऊंगा, योर पॉइंट हैज बीन टेकन। अमिताभ सर, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को लेकर नेहरू जी का जिक्र किया, आपको लगता है वो गलत है, या कांग्रेस से गलतियां हुई इतिहास में जिसका खामियाजा देश अभी भी भुगत रहा है? अमिताभ सर।
देखिए, हर उस मुद्दे पे जो इतिहास है उसकी चर्चा होगी। क्या कांग्रेस ये नहीं कहती है कि हमने देश को आजाद कराया? कहती है ना। हाँ, वो श्रेय लेते तो इसका भी श्रेय लीजिए। सब हर चीज में देखिए चर्चाएं तो होंगी ना। आज अगर किसी चीज में हमें पता चलता कि हमने गलती की थी तो कहाँ हुई थी जी, किसने किया था, किसकी क्या भूमिका थी, ये सब सामान्य बातें हैं जी। चर्चा को लेकर के नाराज होने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता जी। हर पीरियड में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं जी। क्या कुछ गलतियां होती हैं तो उसको करेक्शन की कोशिश कीजिए जी। तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप। तो चर्चाएं होंगी, चर्चा से बचने का या इसको लेके नाराज होने का मुझे कोई औचित्य नहीं समझ में आता। और इसलिए भी इसकी चर्चा ज्यादा होगी कि जब एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में जी किसी भी प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है जी, संसद में चर्चा कर, लाभ हानि की बातें कर, एक खास पूरा आउटलाइन तैयार करके उसके बाद जा करके पाकिस्तान से बात करके और फिर जब समझौता होता है, जैसे आमतौर पे दो देशों के बीच आज होता है जी, बहुत से मसलों पे है, तो इस तरह की आलोचना का मौका आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता जी। तो वहाँ गलतियां हैं, तो गलतियां हैं तो सामने आएगी ना। या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हर एक बात तो अब गलतियां देखना भी बंद करके हर चीज की आलोचना कर रही है, हर कदम को गलतियां बताती है। तो उसने बंद कर दिया क्या? वो करती है। और पिछला अगला देखिए, वो आप पिछला कितना आप छोड़ना चाहते हैं? एक दिन पहले की गलतियों पर बात करना बंद करेंगे, 10 दिन पहले की गलतियों पर बात करने बंद करेंगे, 10 साल पहले की गलतियों पर बात करना बंद करेंगे, 50 साल पहले की गलतियों पर बात करना बंद करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई सीमा अभी नहीं बांध सकते। तो चर्चा होगी, आएगी। ठीक है, ठीक है अमिताभ जी। जिनका देश पे असर पड़ा है उस पर बिल्कुल चर्चा होगी। ठीक है, यानी इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों पर चर्चा होनी चाहिए और जिसकी गलती है उसका जिक्र भी होना चाहिए और अगर कुछ बेहतर हुआ तो उसका श्रेय भी मिलना चाहिए। ठीक है मेरे सर, इतिहासकार भी हैं प्रोफेसर सुशील सर, मैं आपसे एक समझना चाह रहा था कि आपके व्यू में, आपके विजन में, चाहे वो बंटवारे की बात रही हो, सिंधु जल समझौते की बात रही हो, टू नेशन थ्योरी की बात रही हो, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कौम के लिए एक अलग राष्ट्र, हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग की बात रही हो, क्या आपको लगता है कांग्रेस से कहीं ना कहीं इतिहास में चूक हुई है या ये चीज़ें बदली जा सकती थी? दो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं सर? देखिए अमित जी, निश्चित रूप से जो इतिहास की उपयोगिता है कि हम इतिहास से यह सीखते हैं कि वास्तव में अतीत हमारा कैसा था और कैसे हम एक बेहतर वर्तमान बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज आजादी के अमृत काल में, जब आजादी का 75 वर्ष पूरा हो चुका है, हमारा देश बहुत ही सशक्त और समर्थ रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें हमारे लोकतंत्र में जो अलग अलग सरकारें थी उन्होंने अलग अलग चुनौतियों का सामना किया, अलग अलग परिस्थितियां थी और उस परिस्थितियों में सरकारों ने बेहतर करने का प्रयास किया। नेहरू जी के समय जो स्थिति थी, देश नया नया आजाद हुआ था और हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे। उस समय निश्चित रूप से कुछ ऐसे फैसले हुए जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं कि उसका दुष्परिणाम हमें दिख रहा है। लेकिन यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि ऐसी गलतियां जानबूझकर के की गई। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि इस प्रकार के निर्णय हुए और आज जो निर्णय हो रहे हैं जरूरी नहीं कि उसका सारा परिणाम भविष्य में बेहतर ही दिखेगा, क्योंकि इतिहास हमेशा निर्णय वर्तमान के आधार पर करता है जी। और दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, देखिए अमित जी, देश का विभाजन केवल जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ। हमारे देश में जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने हिंदू और मुसलमानों को 1857 के विद्रोह के बाद अलग अलग करने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक वो सफल रहे कि उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर देश को काफी अलग किया और हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने का अधिकतम प्रयास किया। और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे देश में सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ और ऐसे राजनीतिक दल सामने आए जिन्होंने आम जनता को परगला करके और ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने अंतिम समय तक प्रयास किया कि देश का विभाजन न होने पाए, लेकिन उसके बाद भी देश में सांप्रदायिक स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि देश का विभाजन करना ही पड़ा। तो निश्चित रूप से इसके लिए अंग्रेजी सरकार जिम्मेदार थी, मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी और अन्य कुछ ऐसे सांप्रदायिक दल भी जिम्मेदार थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया में
हिंदुओं को यूनाइट करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से यह हमारी एक ऐतिहासिक गलती थी। और भारत में सांप्रदायिकता भी एक ऐतिहासिक विरासत के कारण आगे बढ़ी, जिसका परिणाम हमें 1947 में विभाजन के रूप में देखना पड़ा। ठीक है, बेहतर है। जयकरण वर्मा के पास जा रहा हूं। जयकरण जी, मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल टूल की तरह डेवलप कर रही है? क्या जिस तरह से एसआईआर को लेकर आप लोग लगातार मुखर हैं, बिहार से लेकर यूपी के मसलों में भी बातचीत हो रही है, बिहार के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र का बार बार जिक्र आ रहा है, और जिस तरह से विपक्ष ने एक बड़ी मुहिम चला रखी है, क्या उसकी काट खोजने की जुगत में बीजेपी लगी हुई है? क्या नेहरू जी का नाम लेकर एक नया पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश है? जयकरण वर्मा। अमित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, संघ की सरकार जब जब जनता की आवाज कोई बुलंद करना चाहता है, जनता सड़कों पर आना चाहती है या जनता अपनी बातों को मनवाना चाहती है, तब तब ये संघ की सरकार, मोदी सरकार कोई ऐसी घटनाएं पैदा करती है, चाहे वो घटनाएं इतनी बड़ी क्यों ना हो, जिससे देश की क्षति हो, जन की क्षति हो या किसी भी प्रकार की क्षति उनके लिए माने नहीं रखती। उनको माने रखती है कि उनकी बातें दबाई जा सके, विपक्ष की बातों को दबाया जा सके। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग की एक प्रेस वार्ता होती है, उस प्रेस वार्ता में एक झूठ का पुलिंदा, मैं सलाम करता हूं उस वरिष्ठ पत्रकारों का कि जिन्होंने बड़े मन दिखाते हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश जी इधर उधर की बात करते रहे, मुद्दों पर नहीं आए। एक हिटलर की तरह, एक नेता की तरह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह वो प्रेस वार्ता करते रहे। सिर्फ उसका उद्देश्य एक था कि माननीय राहुल गांधी जी की जो बिहार में यात्रा शुरुआत हो रही है, उसका कहीं न कहीं से दिशा मोड़ी जाए, वो टीवी पर कहीं ना दिखने पावे, पेपरों में पर कहीं ना दिखने पावे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया ने चुनाव आयोग की जो धज्जियां पीटी हैं, जो जनता के सामने उसकी असलियत लाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से माननीय मोदी जी, आप पंडित नेहरू की बात करके अब आप छुप नहीं सकते हो, आप भाग नहीं सकते हो। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से आप अपने आप को हटा नहीं सकते हो। ठीक है, आप यही हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तो दे सकते हो, लेकिन आपकी बात अब झूठ इस देश की जनता सुनने की मूड में नहीं है। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जवाब दीजिए। आज बात हो रही जिस बंटवारे की, अमित जी मैं खत्म कर रहा हूं, उस समय भी यही संघ हिंदू मुस्लिम करके ऊंच नीच की खाई की जो आग लगाई थी, आज भी वही जारी है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और संघ की अगुवाई में आज भी यही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम और ऊंच नीच। ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है, देश को बर्बाद करने की डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, ये आपका काउंटर है, आप जवाब दीजिए, उसके बाद एक सवाल मैं भी आपसे पूछूंगा। ठीक है अवधेश। वर्मा जी ने बहुत सारी बात कही। इन्होंने पहले वक्तव्य में कहा कि किसानों का हक मारने वाले हैं, किसानों के लिए काले कानून लेकर आए थे। देखिए, जो कानून आए थे वो किसानों के हित के लिए वापस भी लिए गए थे, लेकिन मैं याद दिला दूं आपको, 12 जनवरी 1992, 12 जनवरी सुन ले, वो जयकरण जी बैठे होंगे वो भी सुन ले। 12 जनवरी 1992 में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, किसान आंदोलन कर रहे थे, दिग्विजय सिंह सीएम थे, उस समय गोली चलाई गई थी किसानों पर, 27 से ज्यादा किसान उस आंदोलन में मरे थे। ये बात करेंगे किसानों की, जाने कितनी जगह उत्तर प्रदेश में आप बात कर लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ना जाने कितने किसान आंदोलन करते हुए उनको मारा गया, उनका कोई नहीं गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज हमारे देश का किसान और जवान दोनों मजबूत हुए हैं। ये बात कर रहे हैं, समझौते करने वाले, हर बात पर समझौता किया कांग्रेस ने। मैंने गिनाया आपको, शिमला समझौता की बात कीजिए, तिब्बत समझौता की बात कीजिए, पंचशील की बात कीजिए, सिंधु जल समझौता की बात कीजिए, और सबसे बड़ा देश को तोड़ने की बात कीजिए। कौन था उसके पीछे? कांग्रेस। अभी मान्यवर कह रहे थे, एक प्रोफेसर बैठे हैं, परिस्थिति, भाई कौन सी परिस्थिति थी उस समय? देश आजाद हुआ था, फल्ला फूल रहा था, उस समय क्या मजबूरी थी नेहरू जी की जो बंटवारा कर दिया? वो तो बड़ा आश्चर्य होता है, प्रोफेसर होकर ऐसी बातें करेंगे, परिस्थिति थी। अरे वाह, परिस्थिति थी तो अपना घर नहीं बेचा नेहरू जी ने, इतना बड़ा महल था, उसके भी टुकड़े कर देते कई जगह, बेचकर देश को दे देते कि लो मैं अपना जो पूरा महल है देता हूं अपने देश को, पूरे लीजिए। परिस्थिति थी। मेरी बात ही समझ नहीं आती, बात कैसी करते हैं यहां पर लोग।
ठीक है, जयकरण वर्मा जवाब दीजिए। आज यदि हमारा देश पत्रकार महोदय जी, जी। विश्व पटल पर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी। सबके आग लगी पड़ी। आज डिफेंस के इक्विपमेंट हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, पहले कहीं बनाए गए? पूछिए जयकरण जी से, कितने बनाते थे भाई कांग्रेस सरकार में? हाँ ठीक मैं अरे बताता और एम्स तक नहीं बनाए गए। कांग्रेस सरकार की 70 साल सरकार रही देश में, 5 एम्स बने थे उस समय, आज 22 एम्स है, 7 नए IIM बनाए गए हैं, 7 नए IIT बनाए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? 15 से ज्यादा ट्रिपल IIT बने हैं, हो गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ज्यादा विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? अब क्या करें भाई, इसका इलाज कराइए आप कहीं ना कहीं, किसी ठीक है। ENT के पास जाइए, किसी को दिखाइए, आई स्पेशलिस्ट को। चलिए ठीक है जयकरण जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा अगले वक्ता के देखिए पास, अमित जी, अमिताभ देखिए सर के पास। भारतीय जनता पार्टी के साथी को ये रटा रटाया बयान देते हैं, जो इनके मुंह में आता है वो बकते जाते हैं। इनको कोई सच्चाई से यथार्थ से लेना देना नहीं है। अगर जो इनमें हिम्मत आपकी सच्चाई सब जानते हैं जयकरण जी, पूरा देश जानता है किस तरह से इमरजेंसी लगाई थी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, आप ऐसी बात सुन लीजिए, कीजिएगा। अपनी बारी है तो आप शब्दों को मर्यादित भाषा में यूज कीजिएगा। आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं ये गलत मत बोलिएगा। ये भाजपा के साथी, अभी भाजपा के साथी किसानों की बात कर रहे थे। अगर जो हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, जो हमारे अयोध्या जनपद के प्रभारी भी हैं, अयोध्या जनपद में किसी भी सहकारी समिति पर चले जाइए, आपको अमित जी 100 से लेकर के 200-500 तक भीड़ लगी हुई है। आज की घटना बता दूं, मिल्कीपुर, जिसको अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक उपचुनाव चर्चा का विषय रहा, उसको किसी प्रकार दंड फंद करके तो जिता लिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज वहां कुरावन एक सहकारी समिति है, वहां पर 500 किसान डटे हुए हैं और आपस में भिड़ रहे हैं। पुलिस उन पर लाठियां भाजने का काम कर रही। कृषि मंत्री का प्रभार क्षेत्र है, शर्म से डूब मरना चाहिए। आज हमारे जनपद में किसानों के ऊपर लाठियां पड़ी जा रही हैं, ब्लैक में उनको खरीदने का काम करना पड़ रहा है, महंगे रेटों पर खाद नहीं मिल पा रही है। लेकिन जयकरण वर्मा ये सवाल भी तो बनता है कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के सिंधु जल समझौता नेहरू जी ने किया, ये तो सत्य है, यथार्थ है, इसको तो नहीं बदला जा सकता ना। ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप बात करेंगे नहीं, सवाल मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। सच्चाई ये है, किसी भी जयकरण वर्मा, मैंने सबसे पहला सवाल बीजेपी से पूछा था। जयकरण वर्मा, मैंने पहला, अवधेश जी जस्ट होल्ड ऑन, अवधेश जी जस्ट होल्ड ऑन। जयकरण जी, मैंने सबसे पहला सवाल बीजेपी से पूछा था कि बार बार नेहरू गांधी परिवार का जिक्र आप क्यों करते हैं। यह सवाल भी कांग्रेस का है क्या? मैंने उनसे भी पूछा था कि आप क्यों नेहरू जी को बार बार लाते हैं, इतिहास में जो चीज हो गई उसका बार बार जिक्र प्रेजेंट में क्यों करते हैं? तो उन्होंने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का सवाल पूछ रहे। आप लोग जब डिबेट शुरू होती है तो फिर आप लोग लगते हैं फिर अलग अलग एंगल से बातचीत करने। मैं सवाल उनसे भी पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। बिना कैबिनेट अप्रूवल के नेहरू जी ने सिंधु जल समझौते को ओके किया, क्या यह गलत नहीं है? क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अयोध्या के किसान लाठी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, नेहरू जी ने संविधान के खिलाफ क्या काम नहीं किया? बिना कैबिनेट अप्रूवल के सिंधु जल समझौते को थम्स अप कैसे कर दिया उन्होंने? देश उनका नहीं था, सिंधु जल उनका नहीं है, संविधान उनका नहीं था, उसके बारे में वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जो किया, वो देश के मालिक नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट अप्रूवल के बिना सिंधु जल समझौता कैसे हो गया? ये भी तो गलत है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन देश के मालिक नहीं है वो। हमने और हमारे जैसे लाखों करोड़ों वोटर्स ने, जनता ने उनको वहां भेजा है। इसी तरह से नेहरू जी भी देश के मालिक नहीं थे कि देश की प्रॉपर्टी का सौदा उन्होंने पाकिस्तान के साथ, अयूब खान के साथ दस्तखत कर लिया बिना किसी से पूछे। अमिताभ कुमार जी के पास में जाऊंगा। देश के विकास के लिए होता है। जयकरण वर्मा जी, इस्तीफा आप मांगते रहिए उनसे, वो आपसे इस्तीफा मांगते रहे। इस्तीफा देने से सियासत और देश नहीं चलता है। आपके बहुत सारे मौके हैं जब बीजेपी ने इस्तीफा मांगा था, बीजेपी के बहुत सारे मौके हैं जब आप इस्तीफा मांग रहे हैं। अमिताभ सर, मुझे एक बात बताइए, नेहरू जी ने बिना कैबिनेट अप्रूवल के सिंधु जल समझौते को ओके कर दिया, इस संविधान के खिलाफ था। चाहे देश की कोई भी स्थिति रही हो, आप अपने कैबिनेट, अपनी संसद के अप्रूवल के बिना देश की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं? नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, देश के मालिक नहीं थे वो।
अमिताभ सर। ऐसी कई घटनाएं हुई, ऐसी कई घटनाएं हुई। देखिए उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस ढंग से आप देखेंगे, आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो नेहरू जी के लिए सुभाष चंद्र बोस को किनारे कर दिया गया, सरदार पटेल को किनारे कर दिया गया। हर जगह वो अपने हिसाब से उनको मौका मिलता रहा और उन्होंने काम किया है। उन्होंने चीन को हमारी जमीन छोड़ दी, बर्मा को हमारे द्वीप दे दिए थे जो चीन के पास चले गए, श्रीलंका को हमारे द्वीप दे दिए। नहीं, इस पर सवाल मत पूछिए, इस पर सवाल कांग्रेस से नहीं कर सकते सर, आप इस पर सवाल नहीं कर सकते आप। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसको उन्होंने एक तरीके से ना, देखिए उनको जिस ढंग से प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उनको महसूस होने लगा होगा कि वो मालिक हो गए हैं, और वो बाकायदा एक रूल लेकर के बैठा करते थे। कभी कभी प्यार से सांसदों को पीठ पे जमा भी दिया करते थे और उनको बड़ा सम्मान मिलता था उस समय। और वो जो कह दे वो पत्थर की लकीर किस्म से होती थी, है ना। उन्होंने कह दिया कि भैया तिब्बत चीन जो है उस पर कब्जा करना तो करने दो भाई, वो कुछ होता ही नहीं, वहां पे क्या करना है। वो भूल आज इतनी भारी पड़ रही है कि चीन जैसा जो प्रदेश हड़पने वाला देश है वो हमारे सिर पे बैठा हुआ है। नहीं तो चीन के साथ हमारी कोई सीमा मिलती नहीं थी, हमारे ऊपर वो मुसीबत कभी नहीं होता अगर तिब्बत को हमने सुरक्षित रखा होता। एलएसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया होता सर, सही बात है। हाँ, तो ऐसा बहुत सा होता। फिर वो ये जो अभी हमारा पीओके के ऊपर जो है प्रदेश है, वहां पे भी चीन काबिजे जो हमसे छीना हुआ प्रदेश जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। अगर पीओके जो कि वापस लिया जा रहा था, हमारी सेनाएं तेजी से वापस अपनी जमीन हासिल कर रही थी, उनको नेहरू जी ने अपनी मर्जी से नहीं रोका होता और जा करके संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके प्रपोजल नहीं डाल दिया होता तो हम लोग वो हासिल कर चुके थे जमीन, ये झगड़ा ही नहीं होता। और उसके बाद 370 उस पर लागू कर दिया आपने। क्यों लागू कर दिया भाई? इस तरह के अनावश्यक जो है, तो वो भी बगैर इजाजत भी किया था उन्होंने, अपनी मर्जी से। तो ये बहुत सारे ऐसे डिसीजन उस समय के हैं जो भविष्य में उन्होंने, इसका मतलब है भविष्य दृष्टा वो नहीं थे। और दूसरी बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि आज भी लोग हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह की बात करते हैं। देखिए जब से इस देश पे इस्लामी आक्रमण शुरू हुआ है कोई एकता की बात नहीं। मुसलमान जो है ना उसके लिए भाई केवल और केवल मोमिन होता है, बाकी धर्मों के बाकी जो लोग होते हैं वो काफिर होते हैं। तो हम सही तथ्यों को समझ करके सही तरीके से रहना सीखे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई तुम हमें मारने के जो तुम्हारा अंदर इरादा है, गजवाए हिंद का इरादा, इन सब चीजों पे चर्चा करें। इन सब चीजों को खत्म करो। तुम हमारे खून के भाई हो भाई, असली भाई तुम हमारे हो। केवल तुम्हारा धर्म बदल गया इसलिए हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हो गए। तो इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। हम उसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश करते कि नहीं नहीं बहुत एकता थी, बहुत एकता नहीं थी। हर पीरियड, हर दशक का मैं आपको बता सकता हूं जब हिंदुओं को मारा काटा बलात्कार किया गया। आप 15वीं सदी से जोड़ दीजिए, शायद ही कोई दशक ऐसा गया हो जब हिंदुओं को मारा काटा नहीं गया, और आज भी वही सब चल रहा। बेहतर है सर, ठीक है प्रोफेसर, बहुत सारी चीजें आप, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर पांडे, क्या बीइंग अ हिस्टोरियन आपको नहीं लगता कि उस वक्त की सरकारों में थोड़ी सी ही सही इच्छा शक्ति की कमी थी, दूरदृष्टि नहीं थी, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पर काम नहीं किया जाता था, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए निश्चित रूप से आज अगर हम समीक्षा करते हैं उस समय के इतिहास की, तो पहली बात हमें समझनी होगी कि उस समय की जो दुनिया थी, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो था, दूसरी तरफ वारसा संधि थी सोवियत संघ के नेतृत्व में। दुनिया दो ऐसे ध्रुवों में बटी हुई थी कि भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया, क्योंकि विभाजन के बाद उस समय हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, हमारी जो सैन्य स्थिति थी, हमारी जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी वो इतनी सशक्त नहीं थी। आज जो आपको भारत दिख रहा है यह हमारे आजादी के बाद के नागरिकों का जो अदम्य साहस है, हमारी मेहनत है और हमारा जो नेतृत्व है उसका परिणाम है। लेकिन देश जब आजाद हुआ तो समय की परिस्थितियां निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी कि देश बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता और आक्रमण की नीति अपनाता। इसलिए निश्चित रूप से उस समय पंचशील की नीति कई मुद्दों पर समझौता किया गया। हाँ। और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर
शरणार्थी हमारे देश में आए, हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या पैदा हुई, दंगे फसाद शुरू हुए, देश में खाद्यान्नों की कमी थी। हमें फिर बाद में देखिए उसका परिणाम दिखता है कि बड़े पैमाने पर हरित क्रांति होती है, हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, बड़ी बड़ी ऐसी परियोजनाएं शुरू हुई। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो निर्णय हुए, आज भले ही वो दिख रहे हो कि उसके कई दुष्परिणाम सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसके कई सकारात्मक परिणाम भी आज समाज में दिख रहे हैं। तो दोनों पक्षों से इसको हम देख सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, लेकिन कुछ पक्ष ऐसे हैं जिसके कारण आज इतना देश सशक्त है और आज हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं। ठीक है, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इस बात का जिक्र किया है कि जो नेहरू जी की गलतियां थी उसका खामियाजा देश अभी भी भुगत रहा है, लेकिन आपकी सरकार एक दशक से है, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आप कर सकते थे, जो मुझे समझ में आ रहा है। जैसे सिंधु ट्रीटी को लेकर अब एक्शन हुआ है, जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ उससे पहले भी एक्शन लिए जा सकते थे। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो पाकिस्तान बिना बुलाए पहुंच गए। आडवाणी का जिक्र बार बार कांग्रेस करती है कि जिन्ना के मजार पर माथा टेकने आडवाणी गए थे, कांग्रेस का तो कोई नेता नहीं गया था। तो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं इस पर भी सफाई आनी चाहिए। डॉक्टर अवधेश, अमित जी, कांग्रेस के नेता को जाने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं घर तो आते थे सारे आतंकी, हाथ मिलाते थे, फोटो खिंचाते थे, रेड कारपेट बिछती थी उनके लिए। कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती थी जाने की। मैं ये बात कह रहा हूँ, बार बार ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, परिस्थिति की बार बार बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 26/11 में तो हमारा देश सही था, मजबूत था। जब मुंबई हमला हुआ, मनमोहन सिंह ने साफ कहा था, जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनसे कहा गया था, बराक ओबामा की एक किताब है उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई ऐसा है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे आतंकी हमला किया है, आप भी इसका जवाब दीजिए। मनमोहन सिंह जी के साफ स्पष्ट शब्द थे ये कि भाई हम उन पर हमला नहीं कर सकते, अगर हम वहां हमला करेंगे पाकिस्तान पर तो हिंदुस्तान का मुस्लिम वोट नाराज। कौन सी परिस्थिति थी भाई, बताइए आप। आज अगर देखिए आप किस तरह से अभी देखा आपने, कश्मीर में हमला हुआ, तुरंत जो कार्रवाई की, हमारी सेना ने घर में घुसकर मारा। कभी देखा आपने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर ध्वस्त किया आतंकी संगठन के जो पूरे घर बने हुए थे। अरे भाई, ये तो इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जयकरण जी आ रहा हूं। आपकी देशभक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, आपके देश प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कांग्रेस को तो देश प्रेम है ही नहीं। अगर देश प्रेम होता तो देश का बंटवारा ही नहीं होता, और बंटवारा नहीं होता तो ये सारे जो समझौते हुए वो भी नहीं होते। सच्चाई यही है। अब ये सच्चाई देश की जनता को बता रहा है कोई, और पता चल रही है देश की जनता को, तो भैया आग लगनी तो लाजमी है ना। बुराई तो है नहीं इसमें कुछ। रही बात देखिए 2014 से अब तक की, देखिए मोदी सरकार जब से देश में आई 2014 से 2025 हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए क्या विकास हुआ है पूरे देश में, और जो 70 साल का विकास है वो भी देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भाजपा सरकार में क्या काम हुआ है। मैंने बताया आपको, जो कांग्रेस अपने समय में एम्स तक नहीं दे पाई ढंग से हर राज्य में, आज भाजपा सरकार ने 2014 से 2025 तक 22 एम्स बना खड़े किए। 7 नए IIM है, 7 नए IIT है, 16 नए ट्रिपल IIT, ठीक है अवधेश जी, वही पुरानी बात, 550 से ज्यादा नए विश्वविद्यालय बनाए हैं मोदी सरकार। पुरानी बात आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं, और तो और मैं बता रहा हूँ अमित जी, नई बात बता रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात, जो PPE किट बनती थी मेडिकल की हमारे, हम बाहर से मंगाते थे पहले, वो हमारे देश में बन रही है। मोबाइल की बहुत सी चीजें जो है, चिप जो है हमारे देश में बनेगी। अभी मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त को, जो बाहर से हम लेते थे वो हमारे देश में बनेगी, मेड इन इंडिया होगी। अरे सब चीज हमारे देश में बन रही है, देश हमारा आत्मनिर्भर बन रहा है। लोगों को पता नहीं क्या अपनी लेके चल रहे हैं। ठीक है, जयकरण वर्मा, मुझे ये बताइए, आप बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं, आपको याद है वाकया जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सिर काट दिए थे, उनके क्षत विक्षत शव को बॉर्डर पर फेंक दिया था? उस वक्त तो परिस्थितियां इतनी खराब नहीं रही होंगी, क्योंकि उस वक्त मैं समझने पढ़ने जानने लायक था। क्या कार्रवाई की आपके सरकार ने उस वक्त? कम से कम इस सरकार ने घुसकर मारा तो नहीं, घुसकर मारा तो 9 जगह पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किए। एक अच्छा रिटेलिएशन हुआ, सीजफायर बाद में हुआ, वो अलग मसला है, लेकिन उस वक्त आपकी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मनमोहन सिंह थे उस वक्त, शांति बात चल रही थी, शांति प्रक्रिया, शांति से बात कर लेते, शिकायत कर लेते हैं, पीस टॉक्स के बारे में बातें चल रही थी, उस वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब तो पाकिस्तान की हैसियत और औकात नहीं है कि हमारे सैनिकों की गर्दन काट दे आके, अब तो औकात नहीं है। ये बात मैं दावे से अपने शो पे कह रहा हूं, अब तो हिम्मत नहीं है काट दे आके कोई। अमित जी, मैं भारत का नागरिक हूं, और भारत का नागरिक होने के नाते
मैं ये भी जानता हूं कि आजादी के समय ये संघ के लोग, जितने लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं, इनकी क्या भूमिका रही है ये भी मैं जानता हूं। जयकरण जी, मेरा सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दे रहे हैं। जरूरत नहीं, सुनिए, बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के माननीय मोदी जी का क्या रोल रहा, क्या इनकी विचारधारा रही, अरे देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी ने किया, नेहरू जी ने किया, प्रधानमंत्री बनना था उनको। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, माननीय मोदी जी के द्वारा किया नहीं, जयकरण जी, ये भी बात है कि प्रधानमंत्री बनने की लालच की वजह से उन्होंने कहा कि चलो फटाफट बंटवारा हो जाए, भारत मेरे हिस्से आ जाएगा और जिन्ना पाकिस्तान ले लेगा। ये नैरेटिव भी बीजेपी बार बार कहती है। जयकरण जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में माननीय मोदी जी की विचारधारा को पूरे देश की जनता जान चुकी है। अब उन पे और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहे जितना डिबेट कर लीजिए, माननीय मोदी जी के सीने को और बड़ा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जनता असलियत थी वो असलियत सबके सामने आ गई है। माननीय मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना के सिर काटे तो कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? उस वक्त तो हम सक्षम थे। मैं कह रहा हूं, मेरी बात आप सुनिए। आपने ये तो पूछा मेरे ही सवाल नहीं का जवाब दीजिए ना। भारत को आजाद कराते समय, भारत को आजाद, चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जयकरण, यू आर डकिंग माय क्वेश्चन। जयकरण जी, यू आर डकिंग माय क्वेश्चन। अमिताभ कुमार, अमिताभ सर, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, यू आर डकिंग माय क्वेश्चन। अमिताभ सर, देखिए, मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा, सवाल वो डक कर गए, और अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए। करेंगे ना, बहुत सारे कुछ ऐसा काम उन्होंने किया हुआ है, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। अब उन दिनों की ही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कश्मीर का मसला, अब सोचिए, एक तो प्रधानमंत्री पद उन्होंने हथिया लिया, जबकि सारे देश की पसंद थे सरदार पटेल। उसके बाद वो गृह मंत्री बने और सारे देश को एक सूत्र में बांधने का जिम्मा दिया गया सरदार पटेल को। तो उस वक्त जानबूझ करके कश्मीर का मसला जो है नेहरू जी ने अपने हाथ में रखा, बाकी देश उनके हाथ में। वहां पे अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को जबरदस्ती वो जो है वहां पे काबिज कराना चाहते थे, महाराजा हरि सिंह के हाथ से शासन सत्ता छीन करके। और हरि सिंह के कहने पर भी कि भाई मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हम तो साइन करने को तैयार हैं, उन्होंने लटकाए रखा मुद्दा तब तक जब तक सरदार वल्लभ भाई ने धमकाया नहीं, सीधे सीधे मैं बता रहा हूं अंदर की बात। और तब यहां से सेना भेजी गई, और फिर सेना ने बहुत मुश्किलों से कबायलियों को और उनके भेष में घुसे पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को खदेड़ना जब शुरू किया और हम जीतने लगे, हम बढ़ते चले जाने लगे, तो इन्होंने बीच में आकर के रोक दिया, नहीं सेना विड्रॉ करो। अरे अपनी जमीन तो क्लेम कर लेते हैं। और जैसे अभी वो है ना अपना ट्रंप, नोबेल पुरस्कार, मुझे लगता है कहीं उनके दिमाग में भी रहा होगा कि हम बहुत बड़े शांति के मसीहा बनेंगे और नोबेल पुरस्कार वैसे जैसे बातें होंगी। अच्छा। उन्होंने कर दिया, और आक्रामकता की बात नहीं थी, हम वापस जीतना शुरू कर चुके थे। उस समय बहुत अनुकूल थी और हम अपना कश्मीर लेकर के और उसके बाद हम शांत हो जाते। आज ये मुसीबत हमारे पास नहीं होती, तो उन सब चीजों से हम बच जाते। और हमें भूलना नहीं चाहिए, ये बात सही है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने पर आमादा थे और जिन्ना भी आमादा थे। अंत में वो भी एक कारण था कि देश दो टुकड़ों में बटा, और बटने की बातें हो रही थी। लेकिन अगर जिन्ना को ऑफर कर दिया गया होता, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के एक शब्द हैं कि अगर मुझे पता होता कि जिन्ना को टीबी है और बहुत जल्दी उनके अंतिम दिन सामने है, तो मैं उन्हें बनवा देता, या अपने आजादी का जो डेट था उसको थोड़ा टाल देता, तो देश के बंटवारे की समस्या खत्म हो जाती। उस वक्त सुहरावर्दी का कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे याद कीजिए। जी। और जब पाकिस्तान बनाने के लिए जब लोगों से राय ली गई थी, तो 95% मुस्लिम लोगों ने कहा था हमें पाकिस्तान चाहिए, और गए थे 10%। आप समझिए, वो एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे गजवाए हिंद का खेल चल रहा है। उसको नहीं समझना हमारी मूर्खता है। और शांति बरकरार रखने के लिए कुछ चीजों पे
इस्लामी भाई बंधुओं को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। भारत जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा जहां हर समुदाय को स्थान मिलता है, प्रेम मिलता है, ठीक है, सद्भाव मिलता है। ठीक है। पाकिस्तान में ही मुसलमान चैन से नहीं है, जाके अहमदिया से पूछ लीजिए, शियाओं से पूछ लीजिए। और कश्मीर में भी वही मुसलमान हमारे साथ है जो शिया है, उसको पता है कि सुन्नी का राज आएगा तो उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। वो सीरिया में भी देख रहा है, अफगानिस्तान में भी देख रहा है, और बहुत सारे देशों में इराक, ईरान, इंक्लूडिंग अजरबैजान, तेहरान, सब जगह दिख रहा है। अमिताभ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेसर पांडे, मैं जितना मैंने प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी है कि जिन्ना की मौत के बाद एयरपोर्ट से घर जाने के लिए उनको कार तक मैसर नहीं हुई, झूठ बोला गया कि पेट्रोल खत्म हो गया है, उनकी बॉडी वहां पर पड़ी रही एयरपोर्ट पर। जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, वहीं पर वो जलील किए गए। एम आई राइट प्रोफेसर पांडे, एम आई राइट? इस तथ्य के साथ मैं आपको एक नया तथ्य बताऊं जी, प्लीज। जो जिन्ना साहब की बेटी थी डीना वाडिया ने साफ साफ मना किया कि मैं न तो किसी मुसलमान से शादी करूंगी और न मैं पाकिस्तान जाऊंगी जी। और जिन्ना साहब ने भी अपनी डायरी में लिखा कि अपने अंतिम समय वो मुंबई के अपने मालाबार हिल के बंगले में आकर रहना चाहते थे। तो यह तो इतिहास का कटु सत्य है कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान के लिए इतने बेगुनाह लोगों की जान लिया, उस व्यक्ति को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया और अंतिम समय में उनकी बड़ी दुर्दशा हुई, बहुत दुर्दशा हुई, लाश सड़ती रही उनकी, और फिर जैसे तैसे करके उनको दफन किया गया। सोचिए कि जिन्ना जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम किया, उसी मुल्क में उनको ठीक से दफन तक नहीं किया गया। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की तारीख को भी इस बात का जिक्र किया कि गांधी नेहरू परिवार ने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से हमारे किसानों का नुकसान हुआ, हमारा पानी देश का पानी है, वो दूसरे मुल्क में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उन्होंने देश की उन्नति, तरक्की, तमाम चीज़ों का ब्लूप्रिंट दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विभाजन की जो विभिषिका है, जो दंश है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको तो कम नहीं किया जा सकता। बार बार उसको याद करने से क्या होगा? हमको और आपको बार बार वो याद दिलाया जाए कि विभाजन की विभिषिका कैसी थी, हमारे दादा परदादा लोग उस वक्त थे, उन्होंने बहुत मुश्किलें देखी और कैसे कैसे जीवन कटा, ये तो हम और आप जानते हैं। लेकिन क्या इस वक्त जब एसआईआर का मुद्दा चरम पर है, चुनाव आयोग का मुद्दा चरम पर है, सुप्रीम कोर्ट के काम करने के सलीके तरीके पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्या इसे लेकर भी क्लैरिटी देनी चाहिए पीएम मोदी को? इस पर भी बात करनी चाहिए, या कम से कम चुनाव आयोग को तो सफाई देनी ही चाहिए। अगर हम देश की उन्नति तरक्की की बात कर रहे हैं, ऐसा ना लगे पब्लिक को कि भाई आज़ादी, नेहरू, गांधी परिवार एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, कुछ नहीं मिला तो भाई इसी को घसीटो, इसी को खींचो, इसी पर राजनीति चमकाओ। डॉक्टर अवधेश। नहीं, अमित जी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात सच है कि जो इतिहास है वो भी देश को पता होना चाहिए, देश की जनता को पता होना चाहिए। हमारे देश में जो आज संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की लाल किताब लेकर चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं कि संविधान का अपमान किया जा रहा है, कम से कम उनकी हकीकत तो देश की जनता के सामने आनी चाहिए कि भाई वो जो बात कर रहे हैं आज संविधान की, उन्होंने कितना सम्मान किया अपने समय में। 70 साल तो सरकार रही है, उनके शासन रहा है कांग्रेस का इस देश में, ये तो पता चलना चाहिए कम से कम। रही बात देखिए एसआईआर चुनाव आयोग की, हमारे देश में हर वर्ष चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं तो मानो आप नगर पंचायत का है, जिला पंचायत का है, वार्ड का है, विधायक। ठीक है अवधेश जी, प्लीज गो हेड। अवधेश जी प्लीज गो। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आ रही है। एसआईआर पर जो है ये केवल एक तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, हर बार करती है विपक्ष, तो कांग्रेस पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। जहां ये जीत जाते हैं वहां कहीं कोई मुद्दा नहीं उठता, लेकिन हाँ जहां इनको लगता है कि मैं हार रहा हूं, यहाँ पर जनता हमारे खिलाफ है, वहां ये कुछ ना कुछ ऐसे नैरेटिव लाएंगे, वोट चोरी हो रही है, वोट कट रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तमिलनाडु में आपकी सरकार है, ठीक है, और हिमाचल में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है भाई, तो वहां तो वोट चोरी नहीं हुई, वहां तो आपने कई मुद्दा नहीं बनाया इलेक्शन कमीशन से। और दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन इनको बुलाता है बात करने के लिए, वहां नहीं जाते। क्या करना चाहते हैं भाई? इसका मतलब तो जनता समझ रही है ना, केवल झूठ ही बोल रहे हो आप। और ये पहली बार नहीं है अमित जी, जब चुनाव देश में होता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये केवल राजनीतिक रूप में गुमराह करना चाहते हैं। ठीक है, जयकरण जी जवाब दीजिए। जयकरण वर्मा। जयकरण जी। अमित जी देखिए, क्या राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग ने बुलाया अपने दफ्तर में? क्या हमारे सांसद लोग निकल करके
300 के लगभग सांसद क्या चुनाव आयोग से नहीं मिलना चाहते थे? 300 लोग कहां मिल पाएंगे क्या भाई? चुनाव आयोग का दफ्तर छोटा है, 300 लोग कहां हटेंगे भाई? अमित प्रतिनिधि जी, बनाइए, अमित भेजिए, जी, मिलवाइए। अमित जी, हाँ। ये चुनाव आयोग की मैं बात कर रहा हूं, मैं जयकरण वर्मा जैसे आम नागरिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चुनाव आयोग की वो पावर है जो 3000 नई दिल्ली जो है, जो लुटियन जोन है, वहां पर एक धारा 144 लगी होती है, वहां ज्यादा संख्या नहीं जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई ना जयकरण जी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, 300 लोग क्या चले जाएंगे भाई? भाई लुटियन जोन जो है अमित जी, वहां पर हमेशा धारा 144 लगी होती है कि नहीं होती है? आप बताइए जयकरण जी को। 300 लोग क्या करने जा रहे थे जब चुनाव आयोग ने बुलाए थे कि भैया आप इतने लोग आइएगा, क्या दिक्कत है, जाइए ना। अमित जी, मैं कहता हूं कि आप मुझे बोलने नहीं देते तो आपको लगता है कि मैं बोलने देता हूं। नहीं जयकरण जी बिल्कुल बोलिए। जयकरण जी आप बात पूरी रखिए। जयकरण जी आप बात पूरी रखिए। बोलने कहाँ देते हैं? नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जबान में मेरे अलग लगाम लगाते हैं, आप नहीं जयकरण जी बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुनिए, चलिए निवेदन है, आप बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए अमित जी, अगर जो क्या मैंने आपसे कहा कि माननीय राहुल गांधी जी को बुला करके अकेले ही बुला लेते, क्या चुनाव आयोग ने ऐसा किया? क्या चुनाव आयोग ने जो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके प्रश्नों पर उत्तर देने की हिम्मत जुटाई? क्या जो माननीय अखिलेश यादव जी ने द्वारा दिया गया हलफनामा एफिडेविट पर उन्होंने कोई चर्चा की? उन्होंने तो झूठा घोषित कर दिया कि मुझे मिला ही नहीं है, जबकि उसकी रिसीविंग, उसकी पावती सहित आज मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कहा कि मैं किसी को नहीं डरता, तो मैं भी कहना चाहता हूं एक भारत का नागरिक होने के नाते कि आप चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आपका सम्मान और मान है, लेकिन आप अगर जो जिस दिन से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात करोगे तो हमारे जैसा नागरिक आपको सम्मान और मान देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अच्छा जयकरण वर्मा, जिस प्रकार से कहा कि माननीय राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे या तो उनके बातें झूठ मान ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता। अरे चुनाव आयोग ज्ञानेश जी, आपको किसने आदेश दे दिया कि हमारी बहन बेटियों की आप रिकॉर्डिंग किए हो? कौन सी रिकॉर्डिंग आपने किया है? ये तो आपने गलत करने का काम किया। अगर जो बिना बताए, अगर जो आप दे नहीं सकते हो तो आपने किया क्यों है? अगर जो किया है तो गलत किया है, अगर जो नहीं देने इसका मतलब है कि आपने कहीं कहीं से चोरी की है। आज देश में एक नारा चल रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़ और मुद्दों पर बात। चलिए अमिताभ कुमार, अमिताभ सर, अगर जो इनके अंदर नहीं है तो माननीय मोदी जी को आकर के डन जयकरण जी, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। आपने अपनी बात रख ली, ठीक है, ठीक हो गया, गूंगा हो गया। चलिए ठीक है, जयकरण वर्मा जी का आपने सुन लिया, अमिताभ सर बयान। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक पूरा डेलीगेट अलग अलग पार्टियों का चुनाव आयोग से मिला था एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले। जयकरण वर्मा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने नहीं बुलाया। जैसे आप पहले मिलने गए थे अपॉइंटमेंट लेके ज्ञानेश कुमार से, इस बार भी अपॉइंटमेंट ले लेते। राहुल गांधी के पास जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, आप लेके जाइए और उनसे बात करिए। अगर वो आपसे नहीं मिलते, आपसे नहीं बात करते तो एक अलग मसला था, लेकिन आपने ना तो चुनाव आयोग से बातचीत करने की पेशकश की, ना तो आप चुनाव आयोग के पास गए, आपने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई। मैं भी ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उन फैक्ट्स को चेक किया जाना चाहिए। जो डेटा, जो लिस्ट, जो नंबर्स राहुल गांधी बता रहे हैं उस पर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं भी इससे सहमत हूं, लेकिन आपने एक बार भी ये बात नहीं की कि मैं इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता हूं, या आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, खड़गे साहब हैं, आप हैं, प्रियंका जी हैं, आप सब जाकर वहां पर मिलकर आते। विपक्ष के भी गठबंधन के लोग थे, अखिलेश यादव थे, तमाम लोग थे, मिलकर आते। आप मिलने नहीं गए। 300 लोग लुटियंस जोन में सड़क पर उतर गए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती, ट्रैफिक को दुर्व्यवस्था होती। लुटियंस का जो इलाका है वो वहां पर 300 लोग सड़क पर उतर जाएं तो पूरी दिल्ली रुक जाती है। सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली नोएडा का रहने वाला हूं, मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है। 10 मिनट का जाम लग जाए तो शाम तक आदमी घर नहीं पहुंच पाता। वहां 300 लोग दिल्ली की सड़कों पर इंडिया गेट से लेकर लुटियंस में घूमने लगेंगे तो क्या स्थितियां होंगी। ये वो विपक्ष है, जिम्मेदार विपक्ष, जो ये कहता है कि भाई हम देश की फिक्र है, देश की चिंता है। तो फिक्र थी तो 4-6 नेताओं का डेलीगेशन भी तो मिल ही सकता था अमिताभ जी। 300 लोग क्या बातें करेंगे जाके वहां? नहीं, इनका उद्देश्य ही नहीं था ना। 30 लोगों की
30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है बुलाया था चुनाव निर्वाचन आयोग कि आओ। 2-2 व्यक्ति हर एक पार्टी से लेकर के आप आइए। हमेशा प्रतिनिधिमंडल ऐसे ही जाता है, बातचीत तो प्रतिनिधिमंडल के बीच होगी ना, भीड़ से भीड़ बात नहीं कर सकती, भीड़ से भीड़ बात नहीं कर सकती, प्रतिनिधिमंडल से बात की जा सकती है। 2-2 लोगों का हर पार्टी से कहा गया था कि आप लेकर आए। इनका उद्देश्य नहीं है दरअसल। अभी मैं आपको बताऊं कि जो बहुत बुरी बात हो रही है कि सत्ता के अभाव में अब इन्होंने जो मूलभूत ईमानदारी, नैतिकता, विश्वास जो हुआ करता था, सद्भाव, समझ, देश के प्रति एक अपना जिम्मेवारी का भावना, कर्तव्य, है ना, किसी भी काम के राजनीति के नियम कानून सब चीज भ्रष्ट करने पे उतारू है, हर चीज को भ्रष्ट करने पे उतारू हो गए हैं। और इस हद तक चले गए हैं कि अपने ही देश के संवैधानिक संस्थानों का अपमान करके उनकी गरिमा आम जनता की नजर में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उस संवैधानिक संस्था के प्रति जो विश्वास था जनता में, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात नहीं जानी। और जब ये सत्ता में थे, इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने बहुत बुरी तरह भ्रष्ट उपयोग करके रखा हुआ। तो दोनों तरफ से ये जो है हर चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अफसोस के साथ मैं बोल रहा हूँ, एक मूलभूत ईमानदारी होती है, किसी भी विषय पे आप बात कर रहे हैं तो उसका सही और गलत पक्ष होता है। लेकिन अब हालत ये है कि हर एक का चश्मा है, किसी के पास भाजपा का चश्मा है, किसी के पास कांग्रेस का चश्मा है, किसी के पास समाजवादी पार्टी का चश्मा। वो अपने चश्मे से ही चीजों को बताता है कि ऐसी बात है। जो बेसिक ईमानदारी, बेसिक मूलभूत तथ्य हैं, अब उन पे कोई बात नहीं करता। हमारी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उसके उद्देश्य से बात हो रही है। और जो अब बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही है कि हमारे देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां बहुत जोर शोर से सक्रिय हैं। ठीक है, बेहतर वो हमारे देश में जिस तरीके से बांग्लादेश में संवैधानिक संस्थानों का विश्वास जो था, उसके प्रति जो आस्था थी जनता में, वो खत्म करके और एक भीड़ ने वहां पे कब्जा किया। अमिताभ सर, बेहतर, मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। पीसीआर इज आस्किंग मी टू क्लोज द शो। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सुशील पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयकिरण भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिबेट में आए और अपना व्यूज रखा। देखिए, विभाजन की जो विभिषका थी, जो इतिहास में चीज़ें हो गई, उसको हम तब्दील और बदल नहीं सकते। सोच ये होनी चाहिए कि जो पुरानी गलतियां हों दोबारा ना हो, देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।